10वीं बोर्ड परीक्षा का जो 29 तारीख को विज्ञान का पेपर होने वाला है उसके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इसमें आपके इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं इनकी चर्चा करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कौन कौन से आपको चित्र याद करने देख लेने। तो एक लास्ट रिविजन वीडियो है ये, इसको आप जरूर देखना। जैसे पहला प्रश्न ये है कि उष्मा शोषी अभिक्रिया कौन सी है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो कैल्शियम ऑक्साइड में बदलना है उष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण, इसका ऑप्शन हो जाएगा ब ऑप्शन। हमारा उदर कौन सा अम्ल उत्पन्न करता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको हम HCl कहते हैं ये उत्पन्न करता है। ये NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये HNO3 और जिसको हम नाइट्रिक अम्ल कहते हैं, और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है जिसको हम H2SO4 के सूत्र से लिखते हैं। जल या भाप के साथ अभिक्रिया नहीं करने वाली धातु कौन सी है, तो कॉपर कभी भी जल या भाप के साथ में अभिक्रिया नहीं करती हैं। अगला प्रश्न आपके फल एवं बीजों में निम्न में से किस हार्मोन की सांद्रता अधिक होती है, तो साइटोकाइनिन जो हार्मोन होता है इसकी सांद्रता सबसे अधिक होती है फलों और बीजों में, तो इसका आंसर लिखेंगे हम साइटोकाइनिन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपना पांचवा क्वेश्चन है, जीन स्थित होते हैं, तो जीन कहाँ पे स्थित होते हैं, जीन गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। अगला प्रश्न है कि पतले लेंसों में से आपतित किरण अपने मार्ग से विचलित हुए बिना सीधे उसी दिशा में निकल जाते हैं, तो मुख्य अक्ष पर ऐसे बिंदु को क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है फोकस प्रकाश केंद्र। जहाँ पर जो बिना विचलन के वो प्रकाश किरण निकल जाती है उसको हम प्रकाश केंद्र के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न एक लिंगी पुष्प का आपको नाम बताना है, तो इसमें आपको हो जाएगा पपीता। पपीता एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है, बाकी गुड़हल, सरसों और मटर ये द्विलिंगी पुष्पों के उदाहरण हैं। आठवां प्रश्न है कि मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि लगभग कितना होता है, तो ये 150 डिग्री होता है। अगला प्रश्न आपकी 9वां, विद्युत परिपथ में धारा का मापन करने वाला उपकरण तो क्या होता है, ये अमीटर होता है। अमीटर को हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि जो वोल्ट मीटर होता है ये वोल्टता मापने का काम आता है, विभवांतर मापने का काम आता है, इसको समांतर क्रम में लगाया जाता है, ये धारा नियंत्रित करने का कार्य करता है। ओम इंटू मीटर ये प्रतिरोधकता का मात्रक होता है। बायोगैस का मुख्य घटक क्या होता है, तो ये मेथेन गैस होती है जिसका सूत्र होता है CH4 मेथेन गैस के रूप में जानी जाती है। 11वां क्वेश्चन है, एक स्थलीय पारितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त करने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, तो 1% भाग इसको परिवर्तित किया जा सकता है। गंगा सफाई अभियान कब शुरू किया गया, तो ये आपके 1985 में शुरू किया गया था। एक गंगा से संबंधित एक और अभियान है नमामि गंगे कार्यक्रम। आप कमेंट करके बताइए कि नमामि गंगे कार्यक्रम कब शुरू किया गया था। नमामि गंगे कार्यक्रम जो कि गंगा नदी की सफाई से ही संबंधित है। अगला प्रश्न, इन सभी के उत्तर आपको अपनी कॉपी में इस प्रकार से टेबल बना के लिखना है। दूसरा प्रश्न आपकी ये रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कौन सा उत्प्रेरक का उपयोग है जो विद्युत यानी कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किया जाता है, तो निकल एक उत्प्रेरक होता है जिसको हम Ni से दर्शाते हैं। यह निकल उत्प्रेरक का जो उपयोग है वो वनस्पति तेलों को हाइड्रोजनीकरण में उपयोग लिया जाता है। अगला प्रश्न है कि नाभिक में बढ़ने के कारण नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ता है, तो आवेश के बढ़ने के कारण नाभिकीय आवेश आकर्षण बल बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके तीसरा है, हमारे शरीर की कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, तो कहाँ पे निर्माण होता है लैक्टिक अम्ल का निर्माण, पेशी कोशिकाओं में। पेशी कोशिकाओं में ये लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, इस कारण जो हमें थकान आती है। शरीर को हार्मोन लड़ने के लिए और भाग जाने के लिए तैयार करता है, तो पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी इसकी जो एड्रिनल ग्रंथि होती है वो एड्रिनलिन हार्मोन स्रावित करती हैं, इसको हम आपातकालीन हार्मोन के नाम से जानते हैं। 5वां क्वेश्चन है, ऐसा गुणधर्म जो किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह का विरोध करता है उसको हम प्रतिरोध कहते हैं, और प्रतिरोध की जो मात्रक होता है वो क्या होता है, ओम होता है, इसको हम ओम से दर्शाते हैं। अगला जो प्रश्न आपके विद्युन्मयी तार जो होता है फेज वो किस रंग का होता है, ये लाल रंग का होता है। फिर आपको ये अति लघुतरात्मक प्रश्न करने 12 प्रश्न, ये आपके मेथेन की दहन की आपको अभिक्रिया दे रखी है, तो मेथेन की दहन की अभिक्रिया को आपको संतुलित करके लिखना है। तो इसमें देखो ये ऑक्सीजन के भी 2 अणु हो जाएंगे और यहाँ पर इस जल के भी 2 अणु हो जाएंगे, तो यहाँ पे O2 और H2O के भी 2 लग जाएंगे, बाकी सेम टू सेम रहेगा। नेक्स्ट आपके उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो वो हो जाएगा आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 2 धातुओं के नाम बताना है जो अत्यंत अधिक दाब पर भी जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती, तो एक तो आपकी चांदी हो जाएगी जिसको हम सिल्वर अर्जेंटम Ag से लिखते हैं, और दूसरा आपके गोल्ड हो जाएगा सोना जिसको हम Au से लिखते हैं। ये दोनों अधिक दाब पर जो ऑक्सीजन के साथ में अभिक्रिया नहीं करती हैं। नेक्स्ट है CNG का पूरा नाम बताना, तो CNG का पूरा नाम आता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हिंदी में इसको कहा जाता है संपीड़ित प्राकृतिक गैस। अच्छा, जैसे ये CNG का नाम पूछा है तो हो सकता है आपको LPG का भी पूछ ले, तो LPG का तो आप कमेंट करके बताना कि LPG का जो पूरा नाम क्या होता है। डोबे लाइनर का जो तरीक है उसमें वर्गीकरण किस आधार पर आधारित है,
तो ये परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। मोचक हार्मोन का कार्य पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करती हैं। अंडाशय प्रत्येक माह कितने अंडों का मोचन करता है, तो प्रत्येक माह जो 1 अंडे का मोचन करता है। नेक्स्ट है उस युक्ति का नाम लिखना है जो चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने के लिए सहायता करती हैं। वो होता है आपके विद्युत सेल या फिर आपके बैटरी। सेलों का जो संयोजन करते हैं, 2 या 2 से अधिक सेल एक साथ मिल जाते हैं तो उसको हम बैटरी के रूप में जानते हैं। घरेलू विद्युत परिपथ में विद्युन्मय जो तार होता है, लाइव तार और उदासीन तार के मध्य कितना विभवांतर होता है, तो 220 वोल्टेज का जो विभवांतर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है ओरेस्टेड, इसको आप अच्छी प्रकार से याद कर लें ओरेस्टेड को। जैव मात्रा किसे कहते हैं, तो ऐसे ईंधन के ऐसे स्रोत जो पादप या जंतु उत्पाद होते हैं जैव मात्रा कहलाते हैं। नेक्स्ट है 12वां क्वेश्चन है किसी आहार श्रृंखला के प्रथम पोषक स्तर किससे निर्मित होता है, तो उत्पादक से निर्मित होता है। अगला प्रश्न है एनोडीकरण क्या है, इसका उपयोग क्या होता है, तो एनोडीकरण में क्या होता है, एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की जो प्रक्रिया है इसको एनोडीकरण कहा जाता है और इससे जो एल्यूमिनियम की जो आकर्षक वस्तुएं बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपकी है कि साबुन और अपमार्जकों के बीच में आपको अंतर बताना है, तो साबुन और अपमार्जक में कोई 2 अंतर बताने हैं। तो साबुन जो होती है वो लंबी श्रृंखला वाले वसा अम्लों का जो सोडियम और पोटेशियम के लवण होते हैं, जबकि अपमार्जक में क्या होता है, अपमार्जक लंबी कार्बोक्सिलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम और सल्फोनेट लवण होते हैं। साबुन जो होते हैं कठोर जल के साथ जाग नहीं बनाता है, जबकि अपमार्जक कठोर जल के साथ प्रभावी बने रहते हैं और वो जाग उत्पन्न करते हैं। तो ये इसके प्रमुख अंतर है, आपको इसको सारणी बना के लिख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये छठा ये एथिल एल्कोहल का सूत्र और इसका प्रकार्यात्मक सूत्र लिखना है। तो एथिल एल्कोहल होता है ये वाला सूत्र C2H5OH, इसको हम एल्कोहल कहते हैं और ये एल्कोहल का सूत्र होता है रासायनिक सूत्र और ये इसकी जो संरचना सूत्र है C2H5OH। ये इसका जो प्रकार्यात्मक समूह क्या होता है, ये OH जो है इसका प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है, हाइड्रोक्सिल समूह इसका प्रकार्यात्मक समूह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि आवर्त में तत्वों के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती है, इसका आपको कारण बताना है कि आवर्त में तत्वों के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति वो कम क्यों होती है। इसका कारण ये कि जैसे जैसे हम आवर्त में बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं, यानी कि बाईं ओर से दाईं ओर जाते हैं, तो जो संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला जो प्रभावी नाभिकीय बल होता है, आवेश होता है, वो बढ़ता है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति भी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन आपके वायवीय और अवायवीय श्वसन में आपको अंतर बताना है। तो एक तरफ लिखेंगे वायवीय श्वसन, एक तरफ लिखेंगे अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, इसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तो ये प्रमुख इसके उदाहरण आपको लिख लेने हैं। तो यीस्ट में जो होता है वो अवायवीय श्वसन होता है, मनुष्य में आपके वायवीय श्वसन होता है। अगला जो क्वेश्चन आपका 9वां प्रश्न है ये कि स्त्रियों में फेलोपियन ट्यूब है उसको धागे से बांध दिया जाए तो कौन सी क्रिया है जो प्रभावी, कौन सी क्रिया पर है जो प्रभाव पड़ेगा और क्यों, इसको आपको समझाना है। तो स्त्रियों में जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको धागे से बांध देने पर जो अंडा जो होगा वो गर्भाशय तक नहीं पहुंच पाएगा, परिणाम स्वरूप उसका शुक्राणु से मिलन नहीं हो पाएगा, अर्थात निषेचन की क्रिया संपन्न नहीं होगी। अर्थात जो नसबंदी की जो प्रक्रिया होती है उसमें फेलोपियन ट्यूब को ये जो धागे से बांध दिया जाता है, तो उसके कारण जो निषेचन की प्रक्रिया संपन्न नहीं होती है। नसबंदी की जो प्रक्रिया होती है उसमें यही कार्य होता है। अगला प्रश्न आपके 10वां, लेशमानिया में अलैंगिक जनन जो है उसका चित्र बनाना है। तो लेशमानिया का नाम याद कर लेना है, इसमें अलैंगिक जनन की कौन सी विधि है, द्विविखंडन विधि होती है, इसका आपको केवल चित्र बनाना है। तो ये इस प्रकार का एक लेशमानिया होता है और ये लेशमानिया इसका आपके जो द्विविखंडन विधि, इसका आपको चित्र बना के एक लेशमानिया से 2 इसका जो टुकड़े करके इसका आपको चित्र बनाना है, अलग अलग लास्ट में जो बांट देना और ये इसका द्विविखंडन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी 11वां है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी। देखो लेंस की क्षमता ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, लेंस की क्षमता बराबर होता है P बराबर होता है 1/f, यानी कि जो लेंस की जो क्षमता होती है फोकस दूरी की व्युत्क्रम होती है, 1 के बटे में लिखा जाता है और फोकस दूरी हमेशा मीटर में होनी चाहिए, वो तो हमें पहले से ही दे रही कि ये मीटर में है। अब हमें ये याद रखना है कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो हमेशा माइनस में होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, तो ये f बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 2 मीटर। अब इसमें हम ये सूत्र लगाएंगे, लेंस की क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f, ये सूत्र लगाएंगे, f का मान कितना लिखेंगे माइनस के 2 लिखेंगे, यानी कि 1/-2, 1 में -2 का भाग देंगे जो कितनी बार आ जाएगा माइनस के 0.5 बार जाएगा। और ये लेंस की जो क्षमता है इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, तो हम इसमें डायोप्टर लिख लेंगे। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर निकाल लेना है।
देखो इसमें माइनस कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो माइनस में होती है, तो ये थोड़ा सा आपको उसको ध्यान में रखना है। अगला जो प्रश्न है 12वां प्रश्न है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है, इससे होने वाली एक हानि को आपको समझाना है। देखो शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि जब कोई फेज वाला तार होता है ना, जो विद्युत संयंत्र होते हैं, लाइट होती है, उसमें विद्युत यंत्र में विद्युतमय यानी कि फेज वाला जो तार है वो उदासीन तार के संपर्क में आ जाता है, जिसके कारण जो विद्युत धारा के कम प्रतिरोध, विद्युत धारा में जो कम प्रतिरोध हो जाता है, जिसके कारण जो शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और इससे होने वाली हानि लिखनी है, तो इससे क्या होता है कि प्रतिरोध कम होने के कारण जो तार है वो अधिक गर्म हो जाते हैं, जिसके कारण जो उन पर प्रतिरोधक जो पदार्थ होता है वो जल जाता है। नेक्स्ट है 13वां क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और दिष्ट धारा जनित्र में आपके कोई दो अंतर आपको बताना है। तो देखो प्रत्यावर्ती जो धारा जनित्र होता है इसमें दो सर्पीय वलय होते हैं, इसमें प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में दो सर्पीय वलय होते हैं, जबकि दिष्ट धारा जनित्र में कंप्यूटेटर होता है। इसमें क्या होता है, दिष्ट धारा जनित्र में कंप्यूटेटर होता है। जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र है इसमें प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है और दिष्ट धारा जनित्र में दिष्ट धारा उत्पन्न होती है। ये दोनों आपको इसको लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, समान पदार्थ के दो तारों में यदि पहला पतला और दूसरा मोटा हो तो इसमें किसमें विद्युत धारा जो आसानी से प्रवाहित होगी और उन्हें समान विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है और क्यों। देखो ये कह रहे हैं कि दो तार हैं, एक तो पतला है, एक तो ये पतला है और एक ये जो मोटा है, ठीक है। इन दोनों में ये दो तार है, इसमें से किस जो तार में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी जबकि समान विद्युत स्रोत से उनको संयोजित किया जाता है। तो पहला कारण तो ये कि जो मोटा तार होगा उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो प्रतिरोध का मान इसमें कम होगा। देखो इसमें जैसे इसको हम इस प्रकार से देख लेते हैं, एक तो पतली नली है और एक ये मोटी नली है, ठीक है, ये दो नलियाँ हैं और इसमें पानी प्रवाहित करेंगे। तो पतली नली में रुकावट ज़्यादा रहेगी और मोटी नली में रुकावट कम रहेगी, तो इसमें जो पानी वो आसानी से प्रवाहित हो जाएगा और इसमें बिल्कुल आसानी से प्रवाहित नहीं होगा, यानी कि जो पतला तार है उसमें आसानी से प्रवाहित नहीं होगा और जो मोटा तार है उसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होगी। इसका कारण ये है कि इसका जो पृष्ठ का क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है आपके, एक विद्युत लैंप जिसका प्रतिरोध 20 है और इसको एक 4 ओम प्रतिरोध के साथ 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, तो परिपथ में आपको कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखो परिपथ में कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी कि ये दोनों का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। ये तो हो जाएगा R1 और ये दूसरा जो है बल्ब वो कितने प्रतिरोध है 20 ओम का। तो ये दोनों किस क्रम में लगे हुए, ये वाला और ये वाला श्रेणी क्रम में, तो इनका हम श्रेणी क्रम से संयोजन करेंगे। ये R1 है और ये हमारा R2 है। R1 का मान 4 ओम है और R2 का मान 20 ओम है। जब हम इसको श्रेणी क्रम में संयोजित करेंगे तो इसका सूत्र क्या होगा, R बराबर तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2। R1 का मान 4 ओम है, R2 का मान 20 ओम है, दोनों को जोड़ लेंगे, 4 प्लस 20 बराबर 24 ओम इसका जो इस परिपथ का जो कुल प्रतिरोध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा इसमें आपको अगर धारा ज्ञात करनी हो, इसी में आपको पूछे कि इसमें कितनी धारा है जो प्रवाहित हो रही है, तो ये तो वो V का मान हो जाएगा, V कितना इसमें 6 है और R कितना इसमें 20 है 24 है, R कितना है 24 है। आपको अगर धारा ज्ञात करनी हो तो हम ओम का नियम लगाएंगे, V बराबर IR, और I ज्ञात करना है तो इसमें R का भाग लगा देंगे, ठीक है। इस प्रकार से 6 बटा आपका 24 हो जाएगा, यानी कि 1/4 आ जाएगा, यानी कि 0.25 एम्पियर। तो धारा ज्ञात करनी हो तो भी आप इसमें ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, सौर सेल क्या है और सौर सेल के निर्माण में प्रयुक्त किन्हीं दो तत्वों के नाम आपको बताने हैं। सौर सेल नाम से पता चल रहा है जो ऐसी युक्ति होती है जो सूर्य से प्राप्त जो ऊर्जा होती है, प्रकाश होता है, उसको सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। ऐसे अर्धचालक जो होते हैं ना, अर्धचालक जिसको हम कहते हैं, एक तो नाम लिख सकते हैं आप सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन लिख सकते हैं, सिलिकॉन, और एक आप लिखेंगे जर्मेनियम। जर्मेनियम और सिलिकॉन दो अर्धचालक पदार्थ होते हैं। अगला जो क्वेश्चन लिखेंगे देखेंगे, इसमें आपके पूछा गया है कि किसी रासायनिक समीकरण का संतुलन किस आधार पर किया जाता है। तो किसी भी जो रासायनिक समीकरण होती है उसका संतुलन जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम होता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर किया जाता है। दूसरा इसमें ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, उदाहरण देना है, तो ऑक्सीकरण के दो या इसका उपचयन के दो, ऑक्सीकरण या उपचयन दोनों एक ही है। ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है। इसमें एक उदाहरण के रूप में हम लिख सकते हैं, मैग्नीशियम की जो आप जलाएंगे जब मैग्नीशियम फीते को, तो Mg+O2 करेंगे तो इसका क्या बनेगा, MgO2 बनेगा ये। तो ये आपके जो ऑक्सीकरण का एक उदाहरण है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है,
तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। या फिर इसको हम अपने जो एनसीईआरटी किताब में आपकी जो नाम दे रखा है वो ऑक्सीकरण की जगह वो उपचयन दे रखा है। तो ऑक्सीकरण या उपचयन दोनों एक ही बात है। अपचयन में इसका उल्टा होता है। अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन की तो कमी होती है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 17 का ये 18 देखते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि किसे कहते हैं और इनका स्राव क्या कहलाता है। एक अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखना आपको। तो वे ग्रंथियाँ, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ यानी कि वे ग्रंथियाँ जो अपना स्राव सीधे ही जो रक्त में छोड़ देती है उनको हम अंतःस्रावी ग्रंथि कहते हैं। और इनसे जो स्राव होता है इसको हम हार्मोन के नाम से जानते हैं। इनका स्राव क्या कहलाता है, हार्मोन कहलाता है। एक अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम लिखना हो तो आप इसमें पीयूष ग्रंथि लिख सकते हैं, पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, पिट्यूटरीन हार्मोन स्रावित होता है। इसको हम वृद्धि हार्मोन के रूप में भी जानते हैं। और इसी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये बाकी की जितनी भी ग्रंथियां होती हैं उन सभी को नियंत्रित करने का कार्य करती हैं। जबकि इस पीयूष ग्रंथि को जो नियंत्रित करने का कार्य है वो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करती हैं। इसलिए हाइपोथैलेमस ग्रंथि को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, समजात अंग क्या होता है। पक्षी और मानव में समजात अंग का आपको चित्र बनाना है। समजात, इसके नाम का ही आपको अर्थ पता करना है। समजात यानी कि जिनकी संरचना तो एक जैसी होती है, मूलभूत जो संरचना वो दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन उनके कार्य अलग अलग होते हैं। जैसे पक्षी का जो पंख है वो और मानव का हाथ, इनकी जो दोनों की जो स्थिति है, उत्पत्ति है और संरचना है वो दोनों एक जैसी दिखाई देती है, लेकिन इनका जो कार्य है वो अलग अलग होता है। तो समजात अंग में आप एक लिखेंगे पक्षी का पंख और मानव का हाथ। जैसे ये जो पक्षी का पंख है और ये मानव का हाथ है, ये देखने में तो एक जैसा लग रहा है संरचना तो, लेकिन इनके कार्य अलग अलग है। पक्षी का जो पंख है उसके उड़ने में सहायक होता है और मानव का जो हाथ है अपने बाकी सभी कार्य करने में सहायता करता है। तो ये इस प्रकार से देखने में जरूर एक जैसा लगता है लेकिन इनका कार्य अलग अलग होता है। इनको हम समजात अंग कहते हैं और अंग्रेजी में इसको हम होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप उसको उत्तर लिख सकेंगे। एक प्रश्न आपकी 20वां है कि खतरे का जो निशान होता है, खतरे के जो सिग्नल होते हैं, संकेत होते हैं, वो प्रकाश लाल रंग का क्यों होता है ना, उसको लाल रंग से क्यों बनाया जाता है। उसका कारण ये है कि जो लाल रंग होता है उसका प्रकीर्णन कम होता है, मतलब वो कम फैलता है। ठीक है, तो कम फैलेगा तो वो जल्दी दिख जाएगा। यानी कि अगर मान लो कोई कोहरा हो रहा है, धुआं हो रहा है, तो कोहरे के अंदर का जो उसका जो प्रकाश है वो जल्दी उस लाल रंग को प्रदर्शित कर देगा। इस कारण है जो खतरे के जो निशान है वो लाल रंग के बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न आपकी 14वां है। एक 14 वर्षीय छात्र है जिसे 5 मीटर दूर रखे श्याम पट पर लिखे प्रश्न पर जो ठीक ढंग से वो नहीं पढ़ पाता है, तो उस दृष्टि दोष का नाम लिखना है और वह जो किससे प्रभावित है और इस दोष के निवारण के लिए आप कौन सा उसमें लेंस का उपयोग करेंगे वो बताना है। देखो, व्यक्ति की जो न्यूनतम स्पष्ट दृष्टि जो दर्शन होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो 25 सेंटीमीटर से कम होगा तो आपके दूरदर्शी दोष हो जाएगा, यानी कि उसको दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है, इसमें उसकी पास की वस्तु तो साफ दिखाई दे रही है लेकिन उसको दूर की वस्तुएं साफ दिखाई नहीं दे रही। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये जो होगा आपके निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया कहते हैं, उससे वो पीड़ित होगा। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उसको एक जो अवतल लेंस होता है, अवतल लेंस, और अवतल लेंस का दूसरा नाम होता है अपसारी लेंस, अपसारी लेंस। तो अवतल लेंस के उसको हम उपयोग में लेने के लिए कहेंगे या फिर उसका जो चश्मा होगा उसमें अवतल लेंस का उपयोग किया जाएगा। और अवतल लेंस को ही क्या कहा जाता है, अपसारी लेंस कहा जाता है। ये अपसारी क्या होता है और अभिसारी क्या होता है। देखो, दो लेंस होते हैं, एक तो आपके ये उत्तल है और ये वाला अवतल है। ठीक है, जो किनारों से मोटा होता है वो अवतल होता है और जो बीच में से मोटा होता है वो उत्तल होता है। तो ये तो क्या करता है, प्रकाश की जितनी भी किरणें होती हैं उनको एक जगह पे एकत्रित करता है। ठीक है, ये एकत्रित करता है यानी कि इनका अभिनंदन करता है। याद कर लेना, अभिसारी, अभिसारी में अभि शब्द आ रहा है और तो इसका मतलब अभिनंदन करता है, स्वागत करता है, सभी को एक साथ मिलान करता है। लेकिन ये ऐसा नहीं करता है। ये जो अपसारी लेंस होता है या जो अवतल लेंस होता है वो सभी को बिखेरने का कार्य करता है, सभी का अपमान करता है, तो ये अपसारी है। ठीक है, ये सभी को जो बिखेर देगा तो ये अपसारी लेंस होता है। तो अपसारी और अभिसारी आपको थोड़ा सा इसमें देख लेना है। तो अवतल लेंस अपसारी होता है और जो उत्तल लेंस होता है वो अभिसारी लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, परख नली में ए और बी समान लंबाई की जो मैग्नीशियम की पट्टी लीजिए और परख नली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और परख नली बी में एसिटिक अम्ल, जिसका सूत्र यह होता है CH3COOH। दोनों अम्लों की मात्रा और इनकी सांद्रता बराबर है। किस परख नली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी और क्यों, आपको ये कारण बताना है
कि दोनों की जो लंबाई है वो बराबर है, एक में HCl है और दूसरे में CH3COOH है, एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। तो किसकी जो परखनली की जो बुदबुदाहट है वो तेज होगी, वो आपको बताना है। तो इसमें जो परखनली ए है, जिसमें क्या भरा हुआ है, इस परखनली ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भरा हुआ है, इसमें अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी। कारण यह है कि मैग्नीशियम से जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और जो एसिटिक अम्ल होता है वो दोनों ही क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं, लेकिन जो एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH उसकी तुलना में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl, वो उसमें जो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो अधिक होती है, यानी कि HCl में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होती है। इसके कारण ये प्रबल अम्ल होने के कारण ये अधिक तीव्रता से कार्य करेगा, क्रिया करेगा और वो तेजी से बुदबुदाहट होगी। तो ये आप इसमें लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न आपकी है, अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत का चालन करते हैं, इसका कारण बताएं। तो अम्ल में क्या होता है, जो उसका जलीय विलयन होता है उसमें हाइड्रोजन आयन उत्पन्न होता है, उस हाइड्रोजन आयन के कारण वो जो विद्युत का जो चालन करते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिस्टलन का जल से क्या अभिप्राय है। तो लवण का सूत्र होता है, इसमें कुछ जो जल की जो इकाई के रूप में कुछ अणुओं की जो संख्या वो निश्चित होती है, उसको हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। जैसे आपने ये कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O 2H2O, या आपने जिप्सम का सूत्र देखा होगा, या कैल्शियम ये वाला ये आपके जिप्सम का सूत्र है, या आपने जो धोने का सोडा है उसमें आपने देखा होगा जो कॉपर सल्फेट है CuSO4 और 5H2O जो नीलात होता है जिसका कॉपर सल्फेट कहते हैं। इसमें ये 5 अणु क्रिस्टलन अणु हैं और ये इसमें 2 अणु हैं, और जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसमें आधा अणु होता है। तो ये जो अणु है पानी के लवण के साथ में, उनको हम क्रिस्टलन का जल कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको उसमें लिख लेना है। फिर देखो इसमें मिलान करना है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, जिप्सम का सूत्र होता है ये CaSO4 हाफ ये 2H2O। अगर इसको हम 373 केल्विन पे गर्म करेंगे तो ये जिप्सम जो है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस में बदल जाएगा। दूसरा जो प्रश्न है चौक, जिसको हम खड़िया भी कहते हैं, चौक के 2 या फिर खड़िया है और एक आपके संगमरमर, इन सभी में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। जो अंडे का जो कवच होता है उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। सीप जो होते हैं, शंख वगैरह, ये समुद्री जीव, इनमें भी कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। बिना बुझा चूहा तो ये कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा, और बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये इसका अथवा का बी है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण देना है। तो जब भी हम धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया करेंगे तो उससे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और हाइड्रोजन गैस का जो अगर आपको चेक करना है तो उसके पास है जो जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे, तीले ले जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि वो पटाखे जैसी आकृति की आवाज़ के साथ में वो जलेगी, फट फट की आवाज़ में वो जलती हैं। तो ये आप उदाहरण लिख सकते हैं इसमें। जिंक की अभिक्रिया जब हम H2SO4 के साथ में करवाएंगे, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में करवाएंगे, तो ये जो जिंक है वो इस हाइड्रोजन गैस को प्रतिस्थापित कर देगा, तो ये बन जाएगा आपका जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस इससे बाहर निकल जाएगी। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं। दोहरे परिसंचरण को दर्शाने के लिए एक आपको आरेख चित्र बनाना है। तो दोहरा परिसंचरण, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मानव का जो परिसंचरण तंत्र है उसको दोहरा परिसंचरण तंत्र क्यों कहते हैं। तो मानव में रुधिर प्रत्येक चक्र में हृदय में 2 बार गुजरता है, अर्थात रुधिर शरीर में 1 बार पहुंचने के लिए मानव हृदय से 2 बार गुजरता है, इसलिए उसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो ये वाली आकृति आपको इसमें बना लेनी है दोहरा परिसंचरण तंत्र की, और आपके जो नंबर इसमें पूरे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन आपके है, रक्त के छनाव को क्या कहते हैं, इसकी एक विशेषता बतानी है। तो रक्त का जो छनाव होता है उसको लसिका कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको, लसिका कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके, मानव में श्वसन वर्णक का कार्य कौन करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन और विनिमय में व्यवस्थापक आपको निरूपण करना है। तो ये तो इसका आपको चित्र बना के बताना पड़ेगा। ये देख लो इसमें कि मानव श्वसन वर्णक का कार्य कौन करता है। तो मानव श्वसन वर्णक का जो कार्य करता है वो हीमोग्लोबिन करता है। इसका उत्तर आप लिखेंगे हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के कारण मानव रक्त का रंग है जो लाल होता है। दूसरा प्रश्न है कि एकल परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, एक उदाहरण आपको बताना है। तो एकल परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, शरीर के एक चक्र में केवल 1 बार ही रुधिर अपने हृदय में आता है, तो इसको हम एकल परिसंचरण तंत्र कहते हैं। ऐसी जो व्यवस्था है, एकल परिसंचरण तंत्र की जो व्यवस्था है वो मछलियों में पाई जाती है, जबकि मानव में दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मछलियों में एकल है और मानव में दोहरा है। अगला क्वेश्चन आपके ये, उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का किरण चित्र बनाना है। ये तो आप कर लेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर पूरा 23वां लास्ट क्वेश्चन। तो ये तो आप अपनी किताब से देखिए कर लेना इसका आंसर।
बाकी ये पूरा पेपर अपने यहाँ पे सोल्व किया। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है ताकि उनको भी फायदा मिल सके। आपके और भी यहाँ पे पेपर आने वाले हैं, ये शॉर्ट रिवीजन के रूप में वीडियो है, 24 मिनट में अपने आपका पूरा पेपर है वो सॉल्यूशन कर लिया है। तो इसी प्रकार से आपको जो अपने पेपर की तैयारी रिवीजन के रूप में कर लेनी है ताकि आपको जो कल यानी कि जो 29 तारीख को पेपर है उसके लिए आपको फ़ायदा मिल सके। ये PDF आपको हमारे जो ऐप है वहाँ पे मिल जाएगी और वहाँ पर आप टेस्ट भी दे सकते हैं। तो ऐप को डाउनलोड कर लेना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने बाकी दोस्तों को भी शेयर कर देना। जल्दी मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। आप जो 10वीं क्लास का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।